वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज़ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इट इज़ चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम क्लास 9th। सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि हमें नीड क्या थी किंगडम क्लासिफिकेशन की। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं है कि हम जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी को इंडिविजुअली स्टडी कर सकें, उन सभी के नेचर के बारे में। ठीक है, सो हमारी अर्थ पे अराउंड 1 ट्रिलियन स्पीशीज़ हैं। ठीक है, हमारी अर्थ पे 1 ट्रिलियन स्पीशीज़ हैं। सो क्या ये पॉसिबल है कि हम 1 ट्रिलियन स्पीशीज़ को इंडिविजुअली स्टडी कर सकें, उन सभी के बॉडी टाइप को, उन सभी के रिप्रोडक्शन टाइप को, या उन सभी के हैबिटाट को? ठीक है, सो आंसर ये होगा कि नहीं, ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि हम 1 ट्रिलियन स्पीशीज़ को इंडिविजुअली स्टडी कर सकें। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा तरीका सोचा कि हम सारे स्पीशीज़ के नेचर को स्टडी भी कर सकें और इसकी स्टडी जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल भी हो। तो इसके लिए हमने ग्रुप्स बनाना स्टार्ट करे ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है, हमने ग्रुपिंग सिस्टम स्टार्ट करा। अब ये ग्रुपिंग सिस्टम हम किस बेसिस पे कर रहे थे? ठीक है, हम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं, बट उनका एक बेसिस होना चाहिए, एक पॉइंट होना चाहिए कि हम इस बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में ऐड ऑन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया बनाए गए। सबसे पहला हमने ये देखा कि वो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या वो प्लांट भी ऑर्गेनिजम्स की ही लिस्ट में आएगा। ठीक है, कि वो एनिमल या वो प्लांट वो अपना फूड कैसे बना रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमने लिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, हमने लिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे हमने ऑर्गेनिजम्स को 2 टाइप से डिवाइड करा। सबसे पहला हमने वो एनिमल्स लिए जो अपना फूड खुद बना रहे थे, वो प्लांट्स लिए या वो ऑर्गेनिजम्स लिए जो अपना फूड खुद बना रहे हैं, तो उन्हें हमने नाम दिया ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, नेक्स्ट वो एनिमल्स जो अपना फूड खुद नहीं बनाते बट दूसरे एनिमल पे या प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन, उन्हें हमने डिवाइड करा एज अ हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, नाउ हेटेरोट्रॉप्स में भी काफ़ी सारे डिविजन्स बने, जहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो कि सिर्फ और सिर्फ मीट पे डिपेंड थे अपने मोड और न्यूट्रिशन के लिए, तो उन्हें हमने नाम दिया एज कार्निवोर्स। वो एनिमल्स जो कि प्लांट एंड मीट दोनों ही कंज्यूम कर सकते थे, उन्हें हमने नाम दिया ओमनिवोर्स। नेक्स्ट वो एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट पे ही डिपेंड थे अपने न्यूट्रिशन के लिए, वो आ गए कैटेगरी में ऑफ हर्बीवोर्स। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे हमने कुछ ग्रुप्स बना लिए। फिर उसके बाद हमने रिप्रोडक्शन टाइप के बेसिस पे हमने ग्रुप्स बनाए। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कर रहे थे, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, सो ये कुछ बेसिस थे जिनके बेसिस पे जो है ग्रुप्स बनाए गए। एंड इस तरीके से जब हर एक ग्रुप में ऑर्गेनिजम्स का इन्वॉल्वमेंट होता रहा, ये एनिमल्स को हमने उन ग्रुप्स में ऐड ऑन करा, तो क्या हुआ, हमारे जो 1 ट्रिलियन स्पीशीज़ थी उनकी जो स्टडी थी वो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल हो गई। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल हमने क्या करा, हमने ऑटोट्रॉप्स में जितने भी प्लांट्स आते थे उन सभी को हमने ऑटोट्रॉप्स एक ग्रुप में डिवाइड कर एक ग्रुप्स में हमने उन्हें ऐड ऑन कर दिया। इसकी वजह से हमारे पास जो है प्लांट्स की जो स्टडी थी वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो सिंपल हो गई। उसके अलावा हमने सभी एनिमल्स को जो कि कार्निवोर थे, सिर्फ और सिर्फ मीट पे डिपेंड थे अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए, उन्हें हमने एक ग्रुप में ऐड कर दिया। तो इससे हमारी स्टडी काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो गई। तो ये बेसिस था किंगडम क्लासिफिकेशन का। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज स्पीशीज़। स्पीशीज़ क्या है? सो
Species means an organism of a particular kind whose members can interbreed among themselves to produce fertile young ones. So species क्या होती है? Species simply एक group of organisms हैं जो कि आपस में interbreed कर सकते हैं and एक fertile young one को produce कर सकते हैं. और सिंपल लैंग्वेज में हम ये समझते हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, हम सभी क्या हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है. अब हमें साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, होमो सैपियंस, ठीक है, हम ह्यूमन बींग्स को साइंटिफिक लैंग्वेज में होमो सैपियंस कहा जाता है. ओके, अब हम ये कहते हैं कि इंडिया के जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं या चाइना के जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं या ऑस्ट्रेलिया के जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, क्या हम सभी सिमिलर हैं? ऑब्वियस सी बात है, हम सभी होमो सैपियंस हैं, तो हम सभी सिमिलर हैं, ठीक है. तो क्या हम सभी आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं? ठीक है. क्या इंडिया का बंदा चाइना के साथ के किसी भी पर्सन के साथ इंटरब्रीड कर सकता है, या चाइना का कोई इंसान ऑस्ट्रेलिया के किसी पर्सन के साथ इंटरब्रीड कर सकता है? ऑब्वियसली आपका आंसर होगा यस, कर सकता है. क्यों कर सकता है? तो आंसर ये है, वो इसलिए कर सकता है क्योंकि हम सभी जो है एक स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और वो स्पेसिफिक कैटेगरी है होमो सैपियंस की. हम सभी का बॉडी टाइप सेम है, हम सभी को मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेम है, हम सभी का रिप्रोडक्शन टाइप सेम है, हम सभी का हैबिटाट सेम है, ठीक है. तो इन बेसिस पे हम एक स्पेसिफिक कैटेगरी में हमें डाल दिया गया जिसका नाम दिया गया होमो सैपियंस. तो हम सभी क्या है, हम सभी एक सेम टाइप की स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, ठीक है. तो आफ्टर इंटरब्रीड जो यंग वन होगा वो फर्टाइल होगा, ठीक है, जो यंग वन होगा वो फर्टाइल होगा. फर्टाइल का मतलब कि वो यंग वन या वो ऑफस्प्रिंग वो भी केपेबल होगा टू प्रोड्यूस अनदर लिविंग बीइंग, टू प्रोड्यूस अनदर वन, ठीक है. तो इस तरीके से स्पीशीज वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सेम टाइप के होते हैं एंड वो केपेबल होते हैं आपस में इंटरब्रीड करके एक यंग वन को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है. उसी तरीके से नेक्स्ट इज ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज कैन नॉर्मली ब्रीड अमंग देमसेल्व्स. इंडिविजुअल्स ऑफ अ पार्टिकुलर स्पीशीज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर लिविंग बीइंग. जितने भी इंडिविजुअल्स हैं किसी भी एक स्पीशीज़ के, वो सभी नॉर्मली आपस में ब्रीड कर सकते हैं. एंड इंडिविजुअल्स ऑफ अ पार्टिकुलर स्पीशीज़, किसी भी एक पार्टिकुलर स्पीशीज़ का कोई एक इंडिविजुअल वो डिफरेंट होता है ऑल द अदर लिविंग बीइंग्स, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं डॉग एंड कैट्स की, ठीक है. तो ये दोनों ही डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, ठीक है. इन दोनों की जो स्पीशीज है वो डिफरेंट है, ठीक है. सो जितने भी टाइप की कैट्स होंगी, ठीक है, आजकल क्या हो गया, काफ़ी डिफरेंट टाइप की कैट्स आ रहे हैं, डिफरेंट टाइप के डॉग्स आ रहे हैं. काफ़ी सारा जो है आजकल पर्शियन कैट्स हैं, ठीक है, पर्शियन कैट्स हैं, नॉर्मल वाइल्ड कैट्स होती हैं, ठीक है. तो ये कैट्स की डिफरेंट वेराइटीज़ हैं, बट एंड ऑफ द डे दोनों ही सेम स्पीशीज से हैं, ठीक है, दोनों सेम स्पीशीज से हैं. तो दोनों ही केपेबल हैं आपस में ब्रीड करने के लिए, ठीक है. सो हम बेसिकली क्या कहेंगे, पर्शियन कैट हो, वाइल्ड कैट हो या हाउस कैट्स हो, हम सभी को लास्ट में क्या कहते हैं, कैट कहते हैं. मीन्स ये सभी एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल्स हैं. उसी तरीके से अगर हम डॉग्स की बात करें तो डॉग्स में भी डिफरेंट तरीके की वेराइटीज़ होती हैं, ठीक है, बट एंड ऑफ द डे वो सभी सेम स्पीशीज़ के ही हैं, बट डिफरेंट टाइप के उनमें जो है हम वेराइटीज़ लेके आ गए हैं, ठीक है. सो अगर हम पर्शियन कैट या एक नॉर्मल बुल डॉग की बात करें तो दोनों ही अपनी अपनी स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स हैं, बट अगर उन दोनों को हम एक साथ लेके आएंगे तो दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होंगे. अब यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, ऑल हाउस कैट्स ऑफ द वर्ल्ड बिलोंग टू वन स्पीशीज, ठीक है. They may have some difference among themselves such as color, height and the length of tail, yet they can all interbreed, ठीक है. हम जितनी भी
हाउस कैट्स की बात करें ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे उनमें कोई भी डिफरेंस हो, उनके कलर में, उनकी हाइट में या उनकी टेल की लेंथ में, किसी भी तरीके का डिफरेंस हो उनमें, बट एंड ऑफ द डे वो सभी आपस में इंटरब्रीड कर सकती हैं, ठीक है। सो द हाउस कैट्स इज वन स्पीशीज विच इज फैलिस डोमेस्टिकस, ठीक है। तो जितनी भी हाउस कैट्स हैं उन सभी की एक स्पीशीज है और उस स्पीशीज का नाम है फैलिस डोमेस्टिकस। नेक्स्ट इज इन ह्यूमंस there is difference in their body features in different countries or races, yet there can be a marriage between them with normal children. So all mankind today belong to single species which is Homo sapiens. अब हम जितने भी ह्यूमन बींग्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम अफ्रीका की ह्यूमन बींग्स की बात करें तो उनका कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा डार्क होता है एज अ कंपेयर टू ह्यूमन बींग्स हु बिलोंग टू ऑस्ट्रेलिया और अदर कंट्रीज, ठीक है। बट दोनों का मेन स्टेप क्या है कि वो सभी जो है एक ही सिंगल स्पीशीज से बिलोंग करते हैं एंड दे कैन मैरी बिटवीन देम टू प्रोड्यूस अ नॉर्मल फर्टाइल चाइल्ड, ठीक है। तो होमो सैपियंस क्या है, ये स्पीशीज है ह्यूमन बींग्स की। नेक्स्ट इज सिमिलरली ऑल पीपल ट्रीज एंड ऑल मैंगो ट्रीज बिलोंग टू देयर रिस्पेक्टिव स्पीशीज। उसी तरीके से जितने भी पीपल ट्रीज हैं या जितने भी मैंगो ट्रीज हैं, चाहे वो इंडिया का मैंगो ट्री हो या वो जापान का मैंगो ट्री हो या ऑस्ट्रेलिया का मैंगो ट्री हो या कहीं का भी मैंगो ट्री हो, वो सभी मैंगो ट्रीज एक ही स्पीशीज से बिलोंग करेंगे। सिमिलरली जितने भी टाइप के पीपल ट्रीज हम देखेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो सभी अपनी एक स्पेसिफिक स्पीशीज से ही बिलोंग करते हैं। एक्सपेक्टेशन यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं which is horse and donkey are two different species and both have their numerous breeds. Horse and donkey ये दो different species हैं, ठीक है, and उनके काफ़ी सारे breeds हैं। All breeds of a horse and those of donkey can interbreed among themselves to produce fertile young ones, but a cross between a horse and a donkey, though possible, does not produce a sterile mule. यहाँ कहा जा रहा है कि हॉर्स एंड डोंकी ये दोनों डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। हॉर्स की एक डिफरेंट स्पीशीज है एंड डोंकी की एक डिफरेंट स्पीशीज है, ठीक है। दोनों ही डिफरेंट स्पीशीज के जो हॉर्स एंड डोंकी हैं वो आपस में इंटरब्रीड करते हैं एंड उनके जो यंग वंस होते हैं वो फर्टाइल होते हैं एंड दे आर केपेबल टू प्रोड्यूस देयर ओन यंग वंस। बट क्या होता है कुछ केसेस में हॉर्स एंड डोंकी इनको हम ब्रीड करा देते हैं, ठीक है, इनकी हम क्रॉसिंग करा देते हैं जिसकी वजह से एक टाइप का ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है एंड उस ऑफ स्प्रिंग को हम म्यूल कहते हैं, ठीक है। बट पॉइंट इज दैट ये जो म्यूल है ये फर्टाइल नहीं होता, ये म्यूल होता है स्टेराइल, ठीक है। मतलब ये जो म्यूल्स हैं ये केपेबल नहीं होते कि आगे चल के इन फ्यूचर ये अपने खुद के यंग वंस प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन केस था स्पीशीज़ का। अब इसके बाद देखते हैं सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ क्रॉसेस बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज़। और भी हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जहाँ पे दो डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में जो क्रॉस करा जा रहा है। सो द फर्स्ट इज ज़ेब्रा अपॉन मेटिंग विथ अ डोंकी प्रोड्यूस ज़ैंकी, ठीक है। जब एक ज़ेब्रा एंड डोंकी इन दोनों के बीच में मीटिंग होती है तो उससे जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है उसका नाम है ज़ैंकी, विथ ईयर्स एंड बैक लाइक दोज ऑफ अ डोंकी एंड स्ट्रिप्ड लेग्स एंड हिप्स लाइक अ ज़ेब्रा। ज़ैंकी इज स्टेराइल। यहाँ देखिए इस इमेज में ज़ैंकी का तो हमने इमेज शो करा है जहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि ये जो लेग स्ट्रक्चर है एंड ये जो हिप स्ट्रक्चर है इस ज़ैंकी का ये बिल्कुल ज़ेब्रा की तरह है, ठीक है, ये बिल्कुल ज़ेब्रा की तरह है। बट यहीं आप इसका हेड पोर्शन देखिए एंड हाफ ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर देखिए तो ये बिल्कुल सिमिलर है किसकी तरह, डोंकी की तरह, ठीक है। सो इन दोनों के बीच जब मेटिंग हुई तो उससे जो ये ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ इसका नाम हमने क्या रखा, इन दोनों नाम को हमने कंबाइन करके रख दिया ज़ैंकी, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइगर मेटिंग विथ
फीमेल लायन प्रोड्यूस टाइगॉन। ठीक है, जब एक टाइगर एक लॉयन के साथ मेट करता है, टाइगर मेल एंड फीमेल इज लॉयन, जब ये मेट करते हैं तो जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, उसका नाम है टाइगॉन। यहाँ पे भी टाइगॉन कैसा है? स्टेराइल है। थर्ड इज जीप। जीप क्या है? इज द प्रोडक्ट ऑफ अ गोट एंड अ शीप, अगेन स्टेराइल। नाउ नेक्स्ट हमने स्पीशीज क्या देखी कि गोट एंड शीप, इन दोनों में जब मेटिंग हुई तो गीप या जीप प्रोड्यूस हुआ। Fourth one is tomato is a plant that produce potatoes underground and tomatoes above ground, but it produces no. Tomato एक प्लांट है जो कि प्रोड्यूस करता है पोटैटोज अंडरग्राउंड एंड टोमेटोज अबव द ग्राउंड, बट इनमें किसी भी टाइप के सीड्स नहीं होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अभी हमने 4 एग्जाम्पल्स देखे जहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्पीशीज जो है वो आपस में क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, बट उन सभी में एक कॉमन जो फैक्टर है वो ये है कि उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो सभी कैसे हैं? वो सभी स्टेराइल टाइप के हैं। ठीक है, मतलब वो आगे चल के अपने जैसे और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगर हमें उनके जैसे और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने हैं तो उसके लिए हमें उनके पेरेंट्स को, जो डिफरेंट स्पीशीज़ के जो पेरेंट्स हैं, उनको आपस में मेट कराना होगा। ठीक है, सो हमारा जो इस पूरे टॉपिक का कंक्लूजन ये निकला कि आप चाहे डिफरेंट स्पीशीज़ को आपस में आप मेट करा दें, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो उनकी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी वो फर्टाइल होगी। एंड ऑफ द डे वो सिर्फ और सिर्फ स्टेराइल ही हो सकती है। अब इसके बाद एक नोट है which says such crossing or interbreeding can occur only between two very closely related species and the offspring are invariably sterile। देखिए, अब ऐसा नहीं है ना कि हम एक टाइगर को एक डोंकी के साथ हम क्रॉस कराते हैं। क्यों? क्योंकि टाइगर एंड डोंकी में बहुत ही ज़्यादा दोनों स्पीशीज़ में डिफरेंस है, वास्ट डिफरेंस है। ठीक है, वहीं डोंकी एंड ज़ेब्रा में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। दोनों का बॉडी टाइप ऑलमोस्ट सेम है, दोनों का टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन सेम है, दोनों का मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेम है। ठीक है, तो और दोनों ही ऑलमोस्ट सेम टाइप के ही हैबिटाट जो है वो फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अगर हमें इंटरब्रीडिंग या क्रॉसिंग ओवर कराना है तो हम ऐसे स्पीशीज़ को चूज़ करते हैं जिनका बॉडी टाइप ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, बट एंड ऑफ द डे रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? जो ऑफस्प्रिंग होगी हमारी वो कैसी होगी? वो होगी बिल्कुल स्टेराइल। अब इसके बाद नेक्स्ट है कैटेगरीज हायर देन स्पीशीज। अब सबसे जो लोएस्ट कैटेगरी हमने देखी थी वो हमने स्पीशीज देखी थी। अब उससे ऊपर हम आते हैं तो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारा जीनस। सो सिमिलर स्पीशीज कंस्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड जीनस, इन प्लूरल वी कॉल्ड जेनरा। ठीक है, सो स्पीशीज के बाद जो हायर कैटेगरी आएगी वो आएगी जीनस की। फॉर एग्जाम्पल, द हिल क्रो ऑल्सो कॉल्ड जंगल क्रो इज डिफरेंट from the crow found on the plains, the house crow in many features, size, color, beak, etc. The hill crow and the house crow are two different species. They cannot interbreed. These two kind of crows belong to the same genre, Corvus. Hill crow और जो प्लेन या हाउस क्रोज होते हैं इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। उनका साइज, कलर, बीक, इस तरीके काफ़ी ज़्यादा उनमें डिफरेंसेस आते हैं। ठीक है, हिल क्रो एंड हाउस क्रो इन दोनों की स्पीशीज डिफरेंट होती है, बट इन दोनों का जो जीनस है वो सेम है एंड इट इज कॉर्वस। सो तो क्या ये दोनों आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं? सो आंसर इज नो, दे कैन नॉट इंटरब्रीड। ठीक है, नेक्स्ट इज फैमिली। Now, a group of genera with certain common characters form a family. Now, हमने क्या देखा था कि species आपस में ज्वाइन करके जेनरा बना रही, या इसको ऐसे कहें कि स्पीशीज से जो नेक्स्ट हायर ग्रुप है वो जेनरा है, जेनरा के बाद जो नेक्स्ट हायर ग्रुप है वो है फैमिली। ठीक है, सो लॉयन विच इज पैंथ्रालियो, पैंथ्रालियो क्या है? ये इसका स्पीशीज है लॉयन का, एंड टाइगर विच इज पैंथ्रा टाइगर्स, टाइग्रेस आर डिफरेंट स्पीशीज बट दे बिलोंग टू द सेम जीनस। सो लॉयन एंड टाइगर ये दोनों ही जो है दो डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स हैं,
बट इन दोनों की जो जीनस है वो सेम है. दिस जीनस पैंथेरा, another genus Felis, which includes the domestic cat, also share some common characteristic. Therefore, there is Q larger cat family which is Felidae, which include the genus of lion and tiger and the genus of the domestic cat. इसके बाद जो next है, it is order. A group of related families make an order. अब जितनी भी रिलेटेड फैमिलीज़ हैं उन सभी फैमिलीज़ को हम एक दूसरे ग्रुप में हमने ऐड कर दिया एंड इट इज़ ऑर्डर. फॉर एग्जांपल अ कैट फैमिली फैलिडी. अब फैमिली में फैलिडी में कौन कौन से एनिमल्स आ रहे हैं? लॉयन, टाइगर एंड कैट. इन सभी को हमने एक कॉमन फैमिली में ऐड कर दिया, उसका नाम हमने रखा फैलिडी. अब द डॉग फैमिलीज आर कैनिडी. नाउ जितने भी डॉग या उसके जैसे सिमिलर एनिमल्स हैं जो कि डॉग की तरह सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं अपने पास, उन सभी को हमने एक कॉमन फैमिली में डाला विच इज़ कैनिडी. अब इस कैनिडी में डॉग्स आएंगे, फॉक्स आएंगे, जैकाल्स आएंगे. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सभी जो है कॉमन फीचर्स जो है वो शेयर करते हैं. सो ये सभी मिलके एक ऑर्डर बनाएंगे. सो यहाँ पे ऑर्डर के लिए हमने एग्जाम्पल रखा कार्निवोर्स. कार्निवोर्स क्यों रखा? क्योंकि ये सभी जो एनिमल्स हैं ये सभी जो है मीट ईटिंग एनिमल्स हैं. ठीक है, सो ये सभी क्या है? ये मीट ईटिंग एनिमल्स हैं. तो इन सभी को हमने एक ऑर्डर में डाला एंड उस ऑर्डर का नाम है कार्निवोर्स. इसके बाद नेक्स्ट इज क्लास. अब जितने भी रिलेटेड ऑर्डर्स हैं उन सभी रिलेटेड ऑर्डर्स को हमने एक कॉमन क्लास में डाल दिया. फॉर एग्जाम्पल द ऑर्डर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स like those of dog, cat, bats, whale, monkey and even humans have some common features such as hairy skin, milky gland. The particular class of the animals mentioned here is mammalian. Now, अब जितने भी कॉमन ग्रुप्स थे उन सभी ग्रुप्स को हमने आपस में या उन सभी ऑर्डर्स को हमने आपस में कंबाइन करा. ठीक है, उन ऑर्डर्स में डॉग, कैट, बैट, व्हेल, मंकी एंड ह्यूमन बींग्स भी आ रहे हैं. इन सभी को हमने जो है ऑर्डर्स को हमने एक कॉमन क्लास में डाल दिया. ठीक है, क्यों? क्योंकि हम सभी के कुछ कॉमन फीचर्स हैं जो हम सभी आपस में शेयर करते हैं. जैसे कि हम सभी के स्किन पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, हम सभी के पास मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, हम सभी का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो सेम है एंड इट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो इस तरीके से इन कॉमन फीचर्स की बेसिस पे हम सभी आ गए एक क्लास के अंदर एंड वो क्लास है ममेलियंस की. ठीक है, एंड इसके बाद आता है फाइलम. फाइलम क्या है? अ फाइलम इज द लार्जेस्ट डिवीजन इन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट या एनिमल्स के क्लासिफिकेशन का जो सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है वो है फाइलम. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द क्लासेस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स लाइक मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फ्रॉग, फिशेज एक्सेट्रा टुगेदर कंस्टिट्यूट द फाइलम कॉर्डाटा which have a notochord or a backbone. Now, अब जितने भी क्लासेस थी, जितनी भी हमने क्लासेस बनाई थी जैसे कि ममेलियंस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इन सभी को हमने एक कॉमन बिगर ग्रुप में डाल दिया एंड उस बिगर ग्रुप का नाम हमने रखा फाइलम कॉर्डाटा. क्यों? क्योंकि वो सभी एनिमल्स जिनके पास नोटोकॉर्ड या बैकबोन प्रेजेंट है वो सभी आ जाएंगे कॉर्डाटा के अंदर. इसके बाद आया किंगडम. किंगडम इज द लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ लिविंग बींग्स. सभी लिविंग बींग्स का जो सबसे लार्जेस्ट डिवीजन है वो है किंगडम. सो ये जितने भी हमने डिविजन्स पढ़े उन सभी में जो सबसे लार्जेस्ट डिवीजन है वो है किंगडम. किंगडम के बाद आता है फाइलम. फाइलम के बाद क्लास. क्लास के बाद ऑर्डर. ऑर्डर के बाद फैमिली. फैमिली के बाद जीनस एंड जो सबसे लास्ट में आता है वो है स्पीशीज. ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिवीजन कैसे करा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उन सभी को सबसे पहले हमने एक कॉमन ग्रुप में डाला जिसका हमने नाम दिया किंगडम. अब हमने उन सभी का डिवीजन करा इस बेसिस पे कि वो एनिमल्स जिनके पास नोटोकॉर्ड या बैकबोन प्रेजेंट है वो सभी एक ग्रुप में चले जाएंगी एंड इट इज़ फाइलम. ठीक है, उसके बाद हमने जो है क्लासेस बनाई. तो हमने क्या कहा कि ऐसे ऑर्गेनिक जिनके बॉडी पे हेयर प्रेजेंट है या मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, या ऐसे एनिमल्स जो कि
एक्वेटिक में रहते हैं या टेरेस्ट्रियल पे रहते हैं, तो उन सभी को एक कॉमन क्लास में डाल दिया। उसके बाद हमने बनाया ऑर्डर। ऑर्डर में हमने क्या करा कि जितने भी फैमिलीज थी जो कि कॉमन कैरेक्टर्स शेयर कर रही थी, उन फैमिलीज को हमने एक ऑर्डर में डाला। उसके बाद आया फैमिली। नाउ फैमिली में हमने ऐसे जीनस को लिया, दो डिफरेंट जीनस जो कि आपस में कॉमन शेयर कर रहे हैं, उनको हम फैमिलीज में डाला। नेक्स्ट फिर आया जीनस। जीनस में हमने ऐसे स्पीशीज को लिया जो कि आपस में कॉमन फीचर्स शेयर कर रही हैं, उनको जीनस बना। एंड एट लास्ट उसके बाद बनी स्पीशीज। तो ये है हमारा फ्लो किंगडम का। एंड यहाँ पे इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के बेसिस पे हमने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करा। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ड्रॉबैक ऑफ द ओल्ड टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे, किंगडम क्लासिफिकेशन कर रहे थे, तो उस टाइम पे जो हमने सबसे पहला जो डिवीजन करा था वो हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन का करा था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड क्लासिफिकेशन एज वॉज गिवन बाय लिनस, the entire world of living organism was divided into two kingdom, kingdom plantae and kingdom animalia। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन करा था वो लाइनस ने करा था 1707 से लेके 1778 तक। ठीक है, उस टाइम पे उन्होंने जितना भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उन सभी को दो किंगडम में डिवाइड करा था। एक था किंगडम प्लांटी एंड दूसरा था किंगडम एनिमेलिया। सो जो किंगडम प्लांटी था उसमें जितने भी एनिमल्स प्लांट्स आते थे वो सभी किंगडम प्लांटी में चले गए थे, एंड जितने भी एनिमल्स थे वो सभी किंगडम एनिमेलिया में चले गए थे। बट दिस स्कीम हैड सेवरल ड्रॉबैक्स। बट ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था इसके काफ़ी सारे डिसएडवांटेज थे। फॉर एग्जाम्पल, बैक्टीरिया कैन नॉट बी कॉल्ड प्लांट बिकॉज दे आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड सम ऑफ देम इवन पॉजेस फ्लैजिला टू हेल्प देम मूव। अब हमने क्या करा, आपने जो है प्लांट एंड एनिमल्स को अलग अलग कर दिया। ठीक है, बट बैक्टीरिया कहाँ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि बैक्टीरिया जो है प्लांट की तरह भी अपने फीचर्स नहीं शो करता है और एनिमल्स की तरह भी नहीं शो करता। बैक्टीरिया जो है एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है एंड इसके पास जो है कुछ ऐसे बैक्टीरिया यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट होता है जो कि उनको हेल्प करता है मूव करने के लिए। सेकेंड इज सम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म सच एज इग्लेना कैन नॉट बी एक्सक्लूसिवली कॉल्ड प्लांट और एनिमल। दे हैव क्लोरोप्लास्ट लाइक plants and cell mouth to feed like animals। Now कुछ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स थे जिसमें इग्लेना का आप ना तो प्लांट ना तो एनिमल में ऐड ऑन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास प्लांट के जैसे भी फीचर्स हैं, मतलब उसके पास क्लोरोप्लास्ट है, एंड उसके पास एनिमल के जैसे भी फीचर्स हैं, मीन्स उसके पास माउथ है टू फीड। थर्ड इज fungi are also not plants as they neither have chlorophyll nor roots, stem or leaves। अब आप फंजाई को भी प्लांट की क्लास में नहीं रख सकते। तो इस तरीके के काफ़ी सारा जो है ड्रॉबैक्स आ गए थे टू किंगडम क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो इसके बाद फिर जो लास्ट में जो किंगडम आया वो था हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने 5 किंगडम्स बनाए। सबसे पहले हमने बनाया मोनेरा, उसके बाद हमने बनाया प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। इन पांचों किंगडम्स में जितने भी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं उन सभी को इन्हीं किंगडम्स में हमने जो है एड ऑन कर दिया। तो अब हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है किंगडम मोनेरा। ठीक है, किंगडम मोनेरा यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक। ठीक है, इट मेनली इंक्लूड्स बैक्टीरिया। किंगडम मोनेरा में वो सभी ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो कि यूनिसेलुलर है एंड प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, अब इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा और सिंपलेस्ट वे में समझते हैं कि सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि जो सबसे सिंपलेस्ट लाइफ फॉर्म है वो किसका है। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि यूनिसेलुलर होंगे, मतलब एक सिंगल सेल होगी उनके पास, एंड प्रोकैरियोटिक होंगे, मतलब कि उनकी सेल के पास जो है एडवांस्ड या डेवलपिंग न्यूक्लियस नहीं होगा, कोई अदर सेल ऑर्गेनल्स नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म सबसे जो है सिंपलेस्ट होते हैं। ठीक है, तो उन सभी को हमने सबसे पहले ग्रुप में रख दिया मोनेरा में। ठीक है, दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, दे हैव नो ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। ठीक है, द न्यूक्लियर मटेरियल विच इज DNA इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेल विदाउट बीइंग इनक्लोज्ड इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हमारे ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि हम जितने भी एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, तो हम सभी की बॉडी में हमें ये पता है कि हमारे पास एक सेल है, सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस होता है एंड न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है DNA। ओके, बट
अगर हम बैक्टीरिया की बात करें या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें, ठीक है, उनके बॉडी में कोई भी वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होगा, देयर विल बी नो न्यूक्लियस, ठीक है। सो इनका जेनेटिक मटेरियल कहाँ होगा? इनका जेनेटिक मटेरियल नॉर्मली या फ्रीली इनके साइटोप्लाज्म में जो है वो फ्लोट करता है, ठीक है। दिस कंडीशन ऑफ सेल इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। इस टाइप की सेल कंडीशन को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, ठीक है। ये क्या हो गई? ये हो गई प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। यहाँ पे जो वर्ड प्रो है इसका मतलब है प्रिमिटिव एंड कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ऐसा कहा जाता है कि जब हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था, जब अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी, एटमॉस्फेयर नहीं था, कुछ भी नहीं था, उस टाइम पे जो सबसे पहली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आया था अर्थ पे, जब ये कहें हम जो फर्स्ट लाइफ आई थी या फर्स्ट सेल आई थी, वो प्रोकैरियोटिक सेल थी, ठीक है। इसीलिए इसको कहा जाता है, प्रो का मतलब प्रिमिटिव, सबसे पहले आने वाला सेल, ओके। दे आर ऑल्सो डिवॉइड ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ और सिर्फ दो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली पाए जाते हैं। सबसे पहला है माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेकंड है क्लोरोप्लास्ट। सी, यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप के जो है बैक्टीरियाज के स्ट्रक्चर दिखाए गए। दिस इज रॉड शेप बैक्टीरिया, दिस इज spirals bacteria, and this is spheres, ठीक है। ये spheres सिंगल भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ग्रुप में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, एंड इन द फॉर्म ऑफ चेन, जैसे कि यहाँ पे ये सिंगल सिंगल प्रेजेंट है, यहाँ पे ये इस तरीके से ग्रुप में प्रेजेंट है, एंड यहाँ पे ये इस तरीके से एक चेन फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के जो है बैक्टीरियाज हैं जो कि मोनेरा कैटेगरी में आएंगे। इसके बाद हम जो नेक्स्ट किंगडम देखेंगे वो है किंगडम प्रोटिस्टा। सो किंगडम प्रोटिस्टा और मोर अप्रोप्रिएटली प्रोटोक्रिस्टा विच इज ईकैरियोटिक एंड मोस्टली यूनिसेलुलर। अब क्या हुआ? अब हम धीरे धीरे जो है सिंपलेस्ट से हायर टाइप के एनिमल्स की तरफ मूव कर रहे हैं या ऑर्गेनिजम्स की तरफ मूव कर रहे हैं। सबसे सिंपलेस्ट जो देखा था हमने मोनेरा में देखा था, जो कि यूनिसेलुलर थे एंड प्रोकैरियोटिक थे। अब हम प्रोटिस्टा की तरफ आएंगे तो थोड़े एडवांस्ड एनिमल्स हो गए या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए। अब ये ईकैरियोटिक्स प्रोकैरियोटिक से अब ये कैसे बन गए? ये बन गए यूकैरियोटिक, ठीक है। अब ये यूकैरियोटिक बने हैं तो इनमें क्या क्या चीज़ें आ गई होंगी? इनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आ गया होगा, ठीक है, और इनके पास डिफरेंट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी आ गई होंगी, ठीक है। तब इनमें ये सारी चीज़ें ऐड ऑन हो गई होंगी। बट अभी भी एक चीज़ क्या है, वो ये है कि ये अभी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब अभी भी ये सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल के बने हुए हैं, ठीक है। सो these are single celled organisms having a well defined nucleus with a nuclear membrane. They include both unicellular green autotrophic organisms like Chlamydomonas as well as unicellular non-green heterotrophic organisms, example Euglena, Amoeba, Paramecium, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं ये दो टाइप के हो गए हैं। एक तो ऐसे हैं जिनके पास ग्रीन ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जहाँ पे क्लेमाइडोमोनास आ जाएंगे, मतलब ये अपना खुद फूड मैन्युफैक्चर करेंगे। नेक्स्ट इज नॉन ग्रीन हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ये नॉन ग्रीन हेटरोट्रॉपिक है, मतलब ये अपनी न्यूट्रिशन के लिए ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होंगे। इसमें यूग्लेना है, अमीबा है एंड पैरामीशियम है। सम मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेटिक प्लांट्स लाइक ऑर्गेनिजम्स सच एज पेंडोरिना आर ऑल्सो इंक्लूडेड। नाउ कुछ मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेटिक प्लांट्स जैसे कि पेंडोरिना, ये भी आएगा हमारे कौन सी कैटेगरी में? किंगडम प्रोटिस्टा में। अब यहाँ देखिए, ये अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लेना, ये तीनों ही बिलोंग करते हैं कौन सी कैटेगरी से? दे बिलोंग टू नॉन ग्रीन हेटेरोट्रॉफिक
कैटेगरी से, ठीक है। वहीं क्लेमाइडोमोनास जो है ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा ग्रीन ऑटोट्रॉफिक कैटेगरी से। क्यों? क्योंकि ये अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर करेगा एंड ये तीनों अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड होंगे दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे। इसके बाद जो नेक्स्ट किंगडम है हमारा, इट इज़ किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई यूजुअली इसमें जो मल्टीसेलुलर, ईकैरियोटिक, अक्लोरोफाइलस एंड सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स आएंगे, ठीक है। मल्टीसेलुलर मतलब अब हमारे जो डिविजन्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें और ज़्यादा मॉडिफिकेशन आ गया है और ज़्यादा जो है चीज़ें ऐड ऑन हो गई हैं। यहाँ पे अब जो हमारा जो एनिमल्स थे या ऑर्गेनिजम्स थे जो कि सिंगल सेल थे, अब वो हो गए हैं मल्टी सेलुलर, ईकैरियोटिक हो गए हैं, बट अभी भी वो कैसे हैं, अक्लोरोफाइलस है एंड सैप्रोफाइटिक हैं, ठीक है। सो मोस्ट फंजाई आर मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक हाइफी रेदर देन सेल्स एंड देयर आर मैनी न्यूक्लियाई डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंटिन्यूअस साइटोप्लाज्म। नाउ जितनी भी फंजाई होती हैं वो सभी एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की बनी हुई होती हैं एंड उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम हाइफी कहते हैं, ठीक है। एंड देयर आर मैनी न्यूक्लियाई डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंटिन्यूअस साइटोप्लाज्म एंड जो इनके बहुत सारे जो न्यूक्लियाई हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं नॉर्मली साइटोप्लाज्म के अंदर। इसमें एग्जाम्पल क्या है, तो इसमें सबसे पहले जो एग्जाम्पल है वो है ब्रेड मोल्ड, टोडस्टूल, ईस्ट एंड पेनिसिलियम का। यहाँ जो ये टोडस्टूल है ये है एक टाइप का मशरूम, ठीक है। सो यहाँ देखिए इस इमेज में ये दिखाया गया है ब्रेड मोल्ड, दिस इज पेनिसिलियम, ईस्ट एंड टोडस्टूल। सो ये सभी डिफरेंट टाइप के फंजाई हैं, ठीक है। दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ फंजाई। और कैसे हैं ये सभी हैं मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक, ठीक है। नेक्स्ट है किंगडम प्लांटी। सो किंगडम प्लांटी, दीज आर मल्टीसेलुलर, ईकैरियोटिक एंड ऑटोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दीज आर मेड ऑफ मैनी सेल्स, ठीक है। सो अगर हम किंगडम प्लांटी की बात करें तो इसमें मोस्टली हम जो है प्लांट्स को ऐड करते हैं। जितने भी प्लांट्स हैं वो सभी मल्टीपल सेल्स के बने हुए हैं, सभी ईकैरियोटिक है एंड ऑटोट्रॉपिक है, मतलब यहाँ जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर करेंगे। दे ऑल हैव क्लोरोफिल एंड दे मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है, दैट इज सेल्फ न्यूट्रिशनिंग। नाउ अब जो किंगडम प्लांटी है यहाँ पे अब हम डिफरेंट डिविजन्स पढ़ेंगे इनके, ठीक है। सो Kingdom Plantae is further divided in 5 divisions. First is Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperm and Angiosperm. ये 5 divisions हैं या 5 groups हैं जिसमें हमने जितने भी animals हैं, जितने भी plants हैं उन सभी को हमने arrange करा है। तो सबसे पहले अगर हम Thallophyta की बात करें तो इसमें जितने भी algae के फॉर्म है वो सभी आएंगे। ब्रायोफाइट्स में जितने भी मॉसेस के फॉर्म है वो सब आएंगे। टेरिडोफाइट में जितने भी फर्न्स वाले एंड प्लांट्स हैं वो सब आएंगे। जिम्नोस्पर्म में पाइन ट्रीज आएंगे एंड सेम कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करने वाले प्लांट्स। एंड एंजियोस्पर्म में जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सभी आएंगे। तो अब हम 1 बाय 1 सारे डिविजन्स को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे थाइलोफाइटा। सो थाइलोफाइटा इंक्लूड मल्टीसेलुलर एल्गी, दैट इज सीवीड्स एंड केल्प। थाइलोफाइटा are autotrophic as they contain chlorophyll. They have a thallus-like body, that is, the plant body cannot be distinguished into roots, stem, leaves. They are primarily aquatic. Now, जो इनका नाम है डिवीजन का थैलोफाइटा, इससे ही अगर हम इस प्लांट को समझना चाहें तो ये कहना चाह रहा है कि थैलस लाइक बॉडी है इनकी, मतलब जिस तरीके से हम प्लांट में देखते हैं कि एक प्रॉपर बॉडी टाइप होता है प्लांट का। रूट्स होती हैं, स्टेम सिस्टम होता है, उनके पास लीव्स होती हैं। तो इस तरीके से हम पूरे प्लांट को हम सब इमेजिन करते हैं और हम देखते भी हैं, ठीक है।
बट जितने भी थैलोफाइट्स हैं इन सभी में इस टाइप के प्लांट्स नहीं आते। अभी ये जो प्लांट्स हैं इनमें इस टाइप का इनका बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, इनके पास अभी वेल ऑर्गेनाइज्ड या बॉडी में ऑर्गेनाइज्ड रूट सिस्टम नहीं है, स्टेम सिस्टम नहीं है, लीफ सिस्टम नहीं है, ठीक है। सो थैलोफाइट्स में जितने भी एल्गीज आएंगे वो सभी जो है अभी एक्वेटिक है, मतलब अभी जो प्लांट है वो सिर्फ और सिर्फ अभी वाटर में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, अभी वो अर्थ की तरफ नहीं मूव कर रहे हैं, ठीक है। सो इसके बाद नेक्स्ट इज ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा में जो प्लांट्स आएंगे वो थैलोफाइटा से थोड़े और ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स होंगे, ठीक है। ब्रायोफाइटा प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप आर ऑटोट्रॉपिक एंड हैव अ प्लांट बॉडी दैट लैक रूट, स्टेम एंड लीव्स. Instead, they possess root-like, stem-like and leaf-like structure called rhizoid, colloid and phyllid respectively. Example mosses and liverwort. Now, थैलोफाइटा में हमने ये देखा था कि उनमें प्रॉपर तरीके से या बिल्कुल भी अभी जो है प्लांट बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, उनके पास रूट, स्टेम, लीफ इस तरीके का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है एंड जो प्लांट्स हैं वो अभी भी जो है वाटर के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं. ब्रायोफाइटा में क्या हुआ है, ब्रायोफाइटा में भी अभी भी प्लांट्स के पास प्रॉपर रूट, स्टेम या लीफ सिस्टम नहीं आया है, बट इनके पास रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है. अब एग्जाम्पल हमारे पास इसमें क्या क्या दिया गया है, मॉसेस का एंड लिवरवॉर्ट का दिया गया है. थर्ड डिवीजन इज टेरिडोफाइटा. टेरिडोफाइटा इंक्लूड्स ऑल फर्न्स. टेरिडोफाइट्स में जितने भी फर्न्स प्लांट्स होते हैं वो सभी आएंगे. So plants belonging to this group have a plant body that can be distinguished into root, stem and leaves. यहाँ अब वो सभी प्लांट्स आ रहे हैं. अब धीरे धीरे प्लांट्स के अंदर जो है रूट सिस्टम आ रहा है, स्टेम सिस्टम एंड लीफ सिस्टम जो है वो डेवलप हो रहा है. द लीव्स आर ऑफन मेड ऑफ लीफलेट बियरिंग पोर्स ऑन द अंडर साइड. दे आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है. यहाँ पे जो टेरिडोफाइट्स की जो लीव्स हैं वो लीफलेट्स की बनी हुई है एंड उनके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं ऑन देयर अंडर साइड. दे आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, बट अभी भी प्लांट्स जो हैं वो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं कर सकते टेरिडोफाइटा तक. अब आया जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म में द प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप बियर नेकेड सीड्स, दैट इज द सीड आर नॉट इनक्लोज्ड इन फ्रूट एज दीज आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. जिम्नोस्पर्म में क्या हुआ, जो प्लांट सीड्स हैं वो नेकेड सीड्स हैं, मतलब सीड जो है वो फ्रूट के अंदर इनक्लोज नहीं है. नॉर्मली हम ये देखते हैं जितने भी हम फ्रूट्स खाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम एप्पल का एग्जांपल लें तो हमें ये पता है कि एप्पल के मिडिल पार्ट पे उसके सीड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. बट जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं होता. जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, जो कि सीड्स होते हैं वो उनके प्लांट के बाहर प्रेजेंट होते हैं, वो फ्रूट्स के अंदर इनक्लोज नहीं होते हैं, ठीक है. एंड अभी भी प्लांट्स जो है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, मतलब अभी भी प्लांट जो है वो फ्लावर्स नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं. जिम्नोस्पर्म बियर सीड इन स्ट्रक्चर कॉल्ड कोन्स. नाउ अब जिम्नोस्पर्म का जो सीड्स होते हैं उसको स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कोन्स. दे बियर बोथ मेल एंड फीमेल कोन्स कंटेनिंग पॉलन एंड ओव्यूल रिस्पेक्टिवली. नाउ ये जो कोन्स हैं इनमें मेल कोन्स एंड फीमेल कोन्स दोनों होते हैं, जहाँ पे मेल के पास पॉलन होता है एंड फीमेल के पास जो है ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. दे में आइदर ट्री और शर्ब्स. जिम्नोस्पर्म ट्रीज भी हो सकते हैं, शर्ब्स भी हो सकते हैं. दे आर ऑफ टू टाइप्स, काइकेट्स एंड कॉर्निफर्स. एग्जाम्पल काइकेन्स, पाइन, फिर एक्सेट्रा. नाउ लास्ट डिवीजन इज एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म इंक्लूड ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स. जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं या जितने भी हमने या आपने अपने आसपास फ्लावरिंग प्लांट्स देखे हैं वो सभी आएंगे एंजियोस्पर्म में. प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप हैव अ हाईली डेवलप्ड प्लांट बॉडी which can be differentiated into root, stem, leaves, flowers and fruits. The seeds are enclosed in a fruit. Now एंजियोस्पर्म में जितने भी प्लांट्स हैं उन सभी के पास वेल ऑर्गेनाइज्ड रूट सिस्टम है, लीफ सिस्टम है, स्टेम सिस्टम है, इनके पास फ्लावर्स हैं, इनके पास फ्रूट्स हैं एंड इनके जो सीड्स हैं वो फ्रूट्स के अंदर इनक्लोज्ड है या ये कहें फ्रूट्स के अंदर पैक हैं. दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मोनोकॉट एंड डाइकॉट. नाउ अब हम एंजियोस्पर्म को डिवाइड कर रहे हैं और दो क्लासेस में, एक मोनोकॉट दूसरा डाइकॉट में. मोनोकॉट्स क्या है, द प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप बियर सीड्स हैविंग ओनली वन कॉटिलेडन. द लीव्स हैव पैरेलल
vegetation and the root system is fibrous, that is maize, rice and grass. Now जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं उनकी सीड में सिर्फ और सिर्फ एक कॉटिलेडन होता है. फॉर एग्जाम्पल ये मोनोकॉट प्लांट की सीड है. अब इस सीड को जब हम ओपन करेंगे, ब्रेक करके जब हम ओपन करेंगे तो इसके अंदर हमें जो है सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कॉटिलेडन मिलेगा. ठीक है, यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल कॉटिलेडन मिलता है. ठीक है, नेक्स्ट इज इनकी जो लीव्स होती हैं उनमें जो वेन्स होती हैं वो पैरेलल फॉर्म में अरेंज होती हैं एंड जो रूट्स हैं वहाँ पे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं. रूट्स के साथ साथ उसमें फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं. तो इसमें जो प्लांट्स आएंगे वो होंगे मेज, राइस एंड ग्रास. इसके बाद डाइकॉट्स. द प्लांट्स belonging to this group bear seeds with two cotyledons. The leaves have reticulate vegetation and a taproot system, that is pea, potato, apple, sunflower and rose. ठीक है, वहाँ हमने ये देखा था कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कॉटिलेडन प्रेजेंट है, बट यहाँ पे डाइकॉट में दो कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ये दो कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होंगे. लीव्स जो होंगी उसमें रेटिकुलेट वेंटिलेशन होगा. रूट्स जो होंगे वो टैप रूट सिस्टम होगा. इसमें कौन कौन से प्लांट्स हो सकते हैं? पी प्लांट, पोटैटो, एप्पल, सनफ्लावर एंड रोज. ये सारे के सारे आएंगे प्लांट की कैटेगरी में. अब हम इन सभी टाइप के जितने भी हमने डिविजन्स पढ़े हैं प्लांट्स को, उनको इस इमेज की तरफ देखते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था थैलोफाइटा. थैलोफाइटा में हमने ये पढ़ा था जितनी भी एल्गीज आती हैं उन सभी के पास जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड या बिल्कुल भी उनके पास रूट सिस्टम, स्टेम सिस्टम एंड लीफ सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता. ये सभी जो है एक्वेटिक है. ठीक है, ये सभी जो है वो वाटर में एग्जिस्ट करती हैं. इसके बाद जो हमने नेक्स्ट क्लास पढ़ी थी वो हमने पढ़ा था ब्रायोफाइटा. ब्रायोफाइटा में हमने ये पढ़ा था कि ब्रायोफाइटा में भी जितने भी प्लांट्स आते हैं उन सभी के पास जो है रूट, स्टेम एंड लीफ सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता, बट उनके पास रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. इसमें हमने एग्जांपल देखा था मॉस का एंड लिवरवॉर्ट. इसके बाद नेक्स्ट क्लास हमने देखी थी टेरिडोफाइट्स की. टेरिडोफाइट्स में हमने ये देखा कि अब जो है प्लांट्स के पास रूट सिस्टम, स्टेम सिस्टम एंड लीफ सिस्टम जो है प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया है. सो इसमें हमने एग्जांपल देखा था फर्न का. उसके बाद हमने देखा जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म में प्रॉपर तरीके से रूट, स्टेम एंड लीव्स आ गई हैं, बट यहाँ पे जो सीड्स थे वो फ्रूट के अंदर कवर्ड नहीं थे. सीड्स जो थे वो नेकेड सीड्स थे. इसके बाद हमने देखा एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म में प्रॉपर रूट सिस्टम, स्टेम सिस्टम, लीफ सिस्टम था. फ्रूट्स थे, फ्लावर्स थे. जो सीड्स थे वो बिल्कुल फ्रूट के अंदर जो है इनक्लोज थे. एंड इसके अलावा इसमें हमने एंजियोस्पर्म में दो क्लासिफिकेशन और देखे. एक था मोनोकॉट, दूसरा था डाइकॉट. मोनोकॉट में हमने ये देखा कि वो सीड्स जिनके पास सिंगल कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है उन्हें हम मोनोकॉट कहेंगे. एंड वो प्लांट सीड्स जिनके पास डाइकॉट्स प्रेजेंट होते हैं, मीन्स दो कॉटिलेडन प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम डाइकॉट कहेंगे. अब इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ नेमिंग एन ऑर्गेनिज्म. अब ये बात आ रही है कि हम ऑर्गेनिजम्स को नाम कैसे देंगे. ठीक है, जैसे हर एक स्टेट में या हर एक सिटी में, कंट्री में हर एक एनिमल को एक कॉमन लैंग्वेज से डोनेट करा जाता है या ये कहें कि नाम लिया जाता है उसका. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो नॉर्मल इंग्लिश की लैंग्वेज में हम ह्यूमन बींग्स कहते हैं और हिंदी में कहें तो हम उसे इंसान कहते हैं. ठीक है, बट ये दो ऐसी लैंग्वेजेस हैं कि हो सकता है कि अगर हम किसी एक ऐसे देश में चले जाएं जहाँ पे ना तो हिंदी ना तो इंग्लिश का यूज़ होता है तो वो लोग नहीं समझ पाएंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं. तो ये सोचा गया कि हम कोई एक ऐसा कॉमन नेम बनाते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, प्लांट एंड एनिमल्स का, जिनको एक ऐसा कॉमन नाम हो जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड उसी नाम से उसे पहचाना जाए. ठीक है, जैसे कि होमोसैपियंस. होमोसैपियंस ऐसा वर्ड है जो कि आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी चले जाए, अगर हम होमोसैपियंस वर्ड का यूज़ करेंगे तो लोग पहचान जाएंगे यहाँ पे हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, सो लेट्स से आर हिल क्रो इज कॉर्वस मैक्रोराइकॉन एंड द हाउस क्रॉक इज कॉर्वस स्प्लेंडेंट. ठीक है, the first part in these names is the genus, which is the same Corvus for both, and the second part is the name of the particular species of the genus. This method of naming the organism is called
binomial nomenclature. Bi means two, nomen means name, and the first was first introduced by Linus in between 1707 to 1778. सो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है क्रो का। अगर हिल क्रो की बात करें तो उनका जो एक साइंटिफिक नेम है वो है कॉर्वस मैक्रोराइकॉन, एंड हाउस क्रो का जो साइंटिफिक नेम है वो है कॉर्वस स्प्लेंडिन। तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो वर्ड है दोनों का कॉर्वस कॉर्वस, ये दोनों का कॉमन है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम नाम रखेंगे वो होगा नाम जीनस का, एंड जो सेकंड नेम होगा वो होगा स्पीशीज़ का, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों जीनस एंड स्पीशीज़ के नेम को कंबाइन करके एक कॉमन साइंटिफिक नेम दिया जाता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स का। अगर हम होमो सैपियंस की बात करें, तो वर्ड होमो जो है ये हमारे जीनस को डिनोट करता है, एंड जो सैपियंस है ये हमारे वर्ड स्पीशीज़ को डिनोट करता है, ठीक है। सो अब हम आगे चलते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किस तरीके से कौन कौन से पार्ट्स को देखा है। तो सबसे पहले हम सभी ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं। इस प्लैनेट पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी को हमने एक लिस्ट में रखा एज अ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब हमने उनके सेल टाइप के बेसिस पे उनको 2 क्लासेस में डिवाइड करा। एक को हमने रखा प्रोकैरियोट्स, दूसरे को रखा हमने ईकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में वो सभी ऑर्गेनिजम्स आ गए जो यूनिसेलुलर थे, एक ही सेल थी उनके पास, एंड उनके सेल में कोई भी वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट था, ठीक है। तो उसमें जो फर्स्ट किंगडम आया वो है किंगडम मोनेरा। उसके बाद अब ईकैरियोट्स वाले जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको हमने 2 क्लासेस में डिवाइड करा। एक हो गया यूनिसेलुलर, दूसरा हो गया मल्टीसेलुलर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि ईकैरियोटिक तो हैं बट अभी भी यूनिसेलुलर है, उनको हमने रखा किंगडम प्रोटिस्टा में, एंड ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि ईकैरियोटिक भी हैं एंड मल्टीसेलुलर भी हैं उनको हमने एक क्लास में रखा, ठीक है। अब इस मल्टीसेलुलर में भी हमने 2 डिविजन्स बनाए। एक बनाया ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी सेल के पास सेल वॉल प्रेजेंट है, एंड ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी सेल के पास कोई भी वॉल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो सेल वॉल की बेसिस पे हमने 2 डिविजन्स करे। एक फर्स्ट ऐसा था वो ऑर्गेनिज्म जो कि फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म करेंगे, एंड वो ऑर्गेनिज्म जो कि परफॉर्म करेंगे फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म करेंगे उन्हें हमने दिया किंगडम फंजाई, एंड ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे उन्हें हमने दिया किंगडम प्लांटी। नाउ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी सेल के पास कोई भी वॉल नहीं है, सेल वॉल नहीं है उनके पास, उनको हमने दिया किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ या पूरी जो है ग्रुपिंग हुई ऑर्गेनिजम्स की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अंडर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके बाद हम रूल्स देखेंगे साइंटिफिक नेम के, ठीक है। जिस तरीके से साइंटिफिक नेम रखने के क्या रूल्स हैं। द 2 मेन रूल्स टू राइट साइंटिफिक नेम आर एज फॉलोज। Scientific names are always written in the Roman script, and when in print they are always in italics. When handwritten, the names of the genus and the species must be underlined separately. तो सबसे पहला रूल ये है कि अगर हमें साइंटिफिक नेम लिखना है तो उसे हम रोमन स्क्रिप्ट फॉर्म में लिखेंगे। अगर उसका हमें प्रिंट करना है तो वो इटैलिक्स में होना चाहिए, और अगर हम साइंटिफिक नेम को हैंड रिटन फॉर्म में लिख रहे हैं उस केस में जीनस एंड स्पीशीज इन दोनों के नीचे हमें अंडरलाइन करनी होगी सेपरेटली। द फर्स्ट लेटर ऑफ द जीनस नेम शुड बी कैपिटल लेटर, वाइल द स्पीशीज नेम दैट इज द सेकेंड पार्ट शुड बीइंग विद अ स्मॉल लेटर, ठीक है। जैसे अगर हम होमो सैपियंस की बात कर रहे हैं तो वर्ड होमो जो है वो जीनस को डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, विच इज़ H कैपिटल होगा। एंड सैपियंस की बात करेंगे तो सैपियंस का जो लेटर होगा वो होगा स्मॉल लेटर, स्मॉल s PEINS, होमो सैपियंस। सॉरी स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। SAPIENS, होमो सैपियंस, एंड दोनों के नीचे अंडरलाइन करेंगे हम सेपरेटली। सो इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक है प्लांट किंगडम तक यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे किंगडम एनिमेलिया। सो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।